नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अग्निवीर एसएसआर का जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होता है उसमें जो इंग्लिश का पार्ट आता है उसके सॉल्यूशन को हम देखेंगे कि किस तरह हम उन क्वेश्चंस को कम से कम समय में आसानी से सॉल्व करके और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उस सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ने के पहले मेरे पीछे आप दो बुक्स को देख सकते हैं। ये दोनों ही किताबें जो है वो इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बनाई गई हैं। ये जो पहली किताब है ये गाइड है। इस गाइड में अग्निवीर एसएसआर में जितने भी टॉपिक्स आते हैं सारे टॉपिक्स को इसके अंदर रखा गया है, उसके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किए गए हैं, उनके क्वेश्चंस को रखा गया है और उनको ऐसे एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझकर और इस जो प्रैक्टिस पेपर है इसके अंदर जो भी चीज़ों को समझ को आप बिल्ड करते हो, आप उस प्रैक्टिस पेपर के अंदर आके जो प्रैक्टिस पेपर है बेसिकली ये प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो थीम है उसके ऊपर बना हुआ है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स और जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसके हिसाब से ये गाइड बनी हुई है और इस गाइड के अलावा ये प्रैक्टिस पेपर सेट्स प्रैक्टिस के लिए बने हैं, वो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स के आधार पे नया जो सिलेबस है, जो पैटर्न है उसको देखते हुए बना गया है। तो अगर आप इन दोनों किताबों को फॉलो करते हैं तो आपको नेवी एसएसआर के एग्ज़ाम में सफल होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये वीडियो समर्पित है नेवी एसएसआर में इंग्लिश के पोर्शन के सॉल्यूशन के प्रति। तो आइए देखते हैं उन क्वेश्चंस को और कैसे उन क्वेश्चंस को हल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है वो अपने से पूछता है कि साहब चूज द वर्ड विच इज मोस्ट क्लोजली द सेम इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। तो जो वर्ड है यहाँ पर वो है एम्बिगुअस वर्ड है और अपने को बताना है कि इससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है। तो एम्बिगुअस का मतलब होता अस्पष्ट, जहाँ स्पष्टता ना हो। तो अगर अस्पष्ट है तो डेफिनेटली वो डाउटफुल है और वो क्लियर नहीं है। इसका मतलब आपका उत्तर हो गया एम्बिगुअस का जो मिलता जुलता शब्द है वो है डाउटफुल। अगले वर्ड पर चलते हैं। ये भी वही चीज़ पूछा जा रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम, सबसे एप्रोप्रिएट सिनोनियम बताएं किसका, सॉवरेन का। तो सॉवरेन जो यहाँ पर वर्ड है, यहाँ पर सॉवरेन का वर्ड जो है वो सुप्रीम लीडर, मोस्ट पावरफुल लीडर के सेंस में यहाँ पर इस सवाल को पूछा गया है, इसलिए इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इंपीरियल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे देखिए आप, नीचे कहा गया है सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये बेसिकली एक इनडायरेक्ट नरेशन है और इसके लिए आपको मोस्ट डायरेक्ट नरेशन को बताना है आंसर के रूप में। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर लिखा है केविन टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट। ठीक है, तो जो रूल्स हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के, अगर हम उसको फॉलो करें तो टोल्ड की जगह तो सेट टू हो जाएगा, तो सारे में सेट टू है। पर हैड कॉम्प्लीटेड है इनडायरेक्ट में। तो अगर इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट है यानी डायरेक्ट में सिंपल पास्ट होगा, वो सिंपल पास्ट का ही पास्ट परफेक्ट बनता है। तो सिंपल पास्ट अगर हम इन चारों ऑप्शंस में देखें तो सिंपल पास्ट सी में है। ये कहता है केविन सेड टू मी आई कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, और बाकी किसी भी ऑप्शन में सिंपल पास्ट नहीं है और इसमें बाकी कोई और गलती सी में नहीं दिख रही, इसलिए आपका आंसर सी हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लॉजिक से सेट कर सकते हैं तो आप बहुत आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए ये अपने सामने एक पैसेज है और इस पैसेज को पढ़ के क्वेश्चंस का आंसर देना है। और मैं हर एक क्लास में ये कहता हूँ कि जब भी आप पैसेज को पढ़ना चालू करें और उससे रिलेटेड आप आंसर ढूंढना चालू करें तो सबसे पहले क्वेश्चंस को दिमाग में रखें कि इससे रिलेटेड किन क्वेश्चंस को हमारे को उत्तर देना है। तो देखिए मैं क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अ मैन्स इंडिजिनियस स्पीच इज ऑलमोस्ट लाइक दिस। फिर पूछा जा रहा थ्रू द वर्नाकुलर मोस्ट ह्यूमन बींग्स एकम्प्लिस। फिर पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सेइंग वी शुड ड्रिंक वाटर आउट ऑफ आवर ओन। फिर पूछा जा रहा है इन एजुकेशन ट्रेनिंग इन द फ्री यूज ऑफ मदर टंग शुड बी गिवन।
ये 4 सवाल हैं जो इस पैसेज से पूछे गए हैं। अब हम पैसेज पे वापस चलते हैं। पैसेज कहता है when children develop their mother tongue they are simultaneously fostering a whole host of other essential skills। तो ये कहता है कि जब चिल्ड्रन डेवलप करते हैं अपने मदर टंग को तो वो साथ साथ फॉस्टर कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं ढेरों और सारी एसेंशियल स्किल्स की। सो कौन कौन सी और स्किल्स को वो नर्चर कर रहे हैं? वो नर्चर कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग को, लिटरेसी स्किल्स को। तो वो क्या नर्चर कर रहे हैं? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब बहुत अच्छे से सोचने की ताकत उनके अंदर डेवलप हो रही है और उनकी पढ़ने की जो क्षमता है उसका भी विकास हो रहा है। इट इज this skill set that take with them into formal education। तो जो ये स्किल सेट्स है क्रिटिकल थिंकिंग की और लिटरेसी स्किल्स जो हैं, जब वो अपनी मातृभाषा को डेवलप कर रहे होते हैं तो इन्हीं स्किल्स को वो लेके जाते हैं जब वो फॉर्मल एजुकेशन में जाते हैं, जब रिसर्च में जाते हैं। और कि कोई भी स्किल एंड कॉन्सेप्ट्स गेन्ड इन द लर्नर्स होम लैंग्वेज डोंट नीड टू बी रीटॉट व्हेन दे ट्रांसफर टू अ सेकेंड लैंग्वेज। और दूसरी बात ये कह रही है कि जब आप अपने मदर टंग को सीखते हैं तो जो स्किल सेट्स आप अपने घरों में डेवलप करते हैं उन स्किल सेट्स को फिर से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती व्हेन दे ट्रांसफॉर्म टू अ सेकेंड लैंग्वेज। तो अगर कोई हिंदी सीख रहा है, हिंदी से अंग्रेजी सीख रहा है, तो जो उसकी मदर टंग में उसने जो पढ़ा है वो जब इंग्लिश सीखेगा तो वो स्किल सेट्स अपने आप इस भाषा में आ जाते हैं, उसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती। आगे, लैंग्वेज एंड मदर टंग ऑल्सो प्ले अ ह्यूज रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। तो सब आपकी जो पर्सनल, सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी है इसको भी लैंग्वेज और मदर टंग बहुत इन्फ्लुएंस करते। आगे, चिल्ड्रन विथ अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन देयर फर्स्ट लैंग्वेज often display a deeper understanding of themselves and their place within society along with an increased sense of well-being and confidence। तो जिनका कॉन्फिडेंस उनकी मदर टंग में ज़्यादा अच्छा होता है वो सोसाइटी में एक वैल्यूएबल पोजीशन पाते हैं। आगे, naturally this flows down into every aspects of their lives including their academic achievement। ठीक है। In all education the primary place should be given to training in the exact and free use of mother tongue। तो देखिए जो ये शब्द हैं कि in all education the primary place, तो सभी एजुकेशन में प्राइमरी प्लेस किसको देनी चाहिए? किसकी ट्रेनिंग को? मदर टंग की ट्रेनिंग को। तो जैसे मैंने कहा कि पहले अपन सवाल देखते हैं, तो अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन ये पूछा है कि एन एजुकेशन ट्रेनिंग इन द फ्री यूज ऑफ मदर टंग शुड बी गिवन, कौन सा प्लेस देना चाहिए? तो वहाँ उत्तर क्या कहता है साहब? इसको प्राइमरी प्लेस देना चाहिए, सबसे प्राइमरी प्लेस देना चाहिए। ठीक है। आगे, मदर टंग इज द ट्रू व्हीकल ऑफ मदर। ठीक है। विथ अनदर मीडियम ऑफ स्पीच में ब्रिंग विथ इट अ करंट ऑफ न्यू आइडियाज बट द मदर टंग इज वन विथ द एयर इन विच अ मैन इज बॉर्न। It is through the vernacular that new conceptions of the mind should press their way to birth in speech। A man's native speech is almost like the shadow। ठीक है। तो कहता क्या है कि a man's native speech is almost like the shadow। तो मैन की जो नेटिव भाषा है वो उसकी परछाई की तरह, इट्स लाइक द शैडो। तो अगर आप सवाल में वापस चलें, जो मैंने कहा था, पहला पूछा मैंस इंडिजिनियस स्पीच, नेटिव का मतलब इंडिजिनियस होता है, इज ऑलमोस्ट लाइक, तो क्या उत्तर मिला? शैडो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो वो परछाई है, वो शैडो है, वो भाई आदमी से सेपरेट नहीं हो सकती, जैसा आदमी है वैसे उसकी परछाई होगी। आगे बढ़ते, इन आवर वे ऑफ स्पीच वी मस्ट एज द ओल्ड सेइंग रन ड्रिंक वाटर फ्रॉम आवर ओन सिस्टर्न। तो कहता है कि जो पुरानी सेइंग है वो कहता है कि भाई आपको पानी आपके खुद के सिस्टर्न, आपके खुद के बर्तन से पीना चाहिए। ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया। तो अगर आप देखें कि अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सेइंग वी शुड ड्रिंक वाटर आउट ऑफ आवर ओन सिस्टर्न। तो ये 3 सवाल हमने कर लिया। चौथा सवाल क्या है? दो द वर्नुकुलर थ्रू द वर्नुकुलर मोस्ट ह्यूमन बींग्स एकम्प्लिश। क्या एकम्प्लिश करते हैं? अगर आपको आपके वर्नाकुलर लैंग्वेजेस आते हैं तो आप बेसिकली क्या एकम्प्लिश करोगे?
ठीक है, किस चीज को एकम्प्लिश करोगे, ये उत्तर अभी मिलना बाकी है। ठीक है, अब यहां आगे आता है, इट इज थ्रू आवर वर्नाकुलर, थ्रू आवर फोक स्पीच दैट मोस्ट ऑफ अस अटेन द कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन। तो हम क्या अटेन करते हैं, हम अटेन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन को। तो देखिए ये वही वाला क्वेश्चन था, तो हम क्या अटेन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन। तो जो ये पीछे पैसेज है जो वर्नाकुलर के ऊपर है, नेटिव लैंग्वेजेस के ऊपर है, वो बेसिकली आपको बता रहा है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि एक बच्चे को डेवलप किया जाए उसके मदर टंग में, उसके थॉट प्रोसेस को। आगे बढ़ते हैं सवालों को देखते हुए। इधर देखिए, सबसे पहले इधर सवाल है कि साहब ये जो ईडियम है इन हॉट वाटर्स, इसका मतलब क्या, भाई गर्म पानी है यानी आदमी परेशान है, तो मतलब क्या हो गया इसका, टू बी इन ट्रबल। आगे पूछते हैं, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड ईडियम एंड फ्रेज। तो ये जो हाईलाइट है या जो अंडरलाइंड है, इसकी मीनिंग पूछा गया, हाउ कैन यू बी एज फ्रेश एज अ डेजी सो अर्ली इन द मॉर्निंग। डेजी एक फ्लावर है और करक उस फ्लावर की तरह अगर आप इतने एनर्जेटिक हो, आप इतने फ्रेश हो, तो भाई हो क्या आप हो एनर्जेटिक। सो दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछा गया कि कौन सी चीज करेक्टली पंक्चुएटेड है। अब देखिए जो करेक्टली पंक्चुएटेड वाले पार्ट हैं, यहां पर ये जो सी और जो डी है, दो ऑप्शंस जो हैं, इसमें जो स्लैशेस हैं, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश, ये बहुत हद तक पंक्चुएशन का हिस्सा नहीं होते। तो अगर आपको ये मिले तो ऑब्वियसली आंसर्स नहीं होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इस पर अपना टाइम बहुत वेस्ट मत करें। अब ऊपर आप देखिए, यहाँ पर सेमी कॉलन है और यहाँ कॉलन है। मैं एक बार फिर से इस सवाल को समझाता हूँ कि साहब ये और ये, तो ये सेमी कॉलन है और ये कॉलन है। जो ये ऊपर सेमी कॉलन है बेसिकली वो क्या होता है कि अगर दो क्लॉज हैं, दो इंडिपेंडेंट आइडियाज हैं, जैसे ऋषि वांट्स टू गो आउट, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, राखी वांट्स टू स्टे होम, इसके बीच में अगर आप कोई कंजंक्शन नहीं देना चाहते हो, जैसे एंड, ठीक है, कि साहिब ऋषि वांट्स टू गो आउट एंड राखी वांट्स टू स्टे होम, या बट, तो इस तरह का अगर आप कंजंक्शन नहीं देना चाहते तो आप सेमी कॉलन को यूज करते हैं। कॉलन तब यूज करते हैं जब आइडिया के आगे पूरी लिस्ट होती है। तो यहाँ पर बेसिकली दो रिलेटेड आइडियाज हैं और उनको कंबाइन किया गया, पर यहाँ पर कंजंक्शन को यूज नहीं किया गया। जब इस तरह की स्थिति आती है तो बेस्ट ऑप्शन सेमी कॉलन का होता है, और यहाँ पर इसलिए आपका जो आंसर है वो है ए। अगर इसके बाद एक लिस्ट आई होती तो आंसर कॉलन का हो जाता। आगे चलते हैं, फिर वही सवाल है कि साहब करेक्टली पंक्चुएटेड कौन सा, फिर पंक्चुएशन का सवाल है। अब देखिए बी और सी को अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, ठीक है। जो एक ही फर्क है दोनों में, अगर आप सिंगल कोटेशन लें या डबल कोटेशन लें, दोनों ही सही होते हैं, सिंगल और डबल दोनों ही सही होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ कन्वेंशन का फ़र्क है, सिंगल कोटेशन यूके में चलते हैं, डबल कोटेशन यूएस में चलते हैं, ठीक है, दोनों ही सही है। यहाँ पर आंसर सी है, क्योंकि ये जो कोटेशन का मार्क है ये फुल स्टॉप के बाद आएगा, और यहाँ पर ये कोटेशन मार्क फुल स्टॉप से पहले आ गया। अगर ये भी पीछे होता तो दोनों आंसर सही हो सकते थे, पर चूंकि ये आगे है इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया और अपना आंसर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक का सवाल है, करेक्ट प्रोनाउन भरना है आपको। प्रोनाउन, माई कॉलेज इज फर्दर देन, ठीक है, तुलना है, भाई उसके कॉलेज से मेरा कॉलेज फर्दर है, दूर है, तो किसके से दूर है, हर्ष, उसके कॉलेज से मेरा कॉलेज दूर है। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड चूजन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो ऑल्टरनेटिव्स हैं यहाँ पे, नीचे आप देखिए, रेन हैज डैश नॉर्मल लाइफ ऑफ सिटीजन्स इन मुंबई। सो तो बारिश हुई है और उस बारिश से नॉर्मल लाइफ जो है सिटीजन्स की वो प्रभावित हुई है। अब हैज़ है, हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो लगभग सभी थर्ड फॉर्म है जो ऑप्शन है, पर लाइफ प्रभावित हुई है, सो इट हैज़ स्ट्रक
ठीक है, इट हैज स्ट्रक नॉर्मल लाइफ ऑफ सिटीजन्स इन मुंबई। आगे बढ़ते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर राजस्थान है और यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया है, तो साहब राजस्थान है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेते, तो पहला ऑप्शन ही आर्टिकल नहीं है, तो वी नो आर्टिकल, सो नो आर्टिकल इस वाले में है और इस वाले में, ठीक है, तो यही दोनों होंगे, तो राजस्थान इज इन। अब ये वेस्टर्न इंडिया का भी जो कॉम्बिनेशन है ये भी आर्टिकल नहीं लेंगे, ठीक है, प्रॉपर नाउन से रिलेटेड है, तो आपका आंसर बी हो गया। आगे चलते हैं। चूज द राइट आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंस। डू यू लाइक फिल्म्स, ठीक है, फिल्म्स या इवेंट है, ठीक है, तो कह रहा कि क्या आपको पसंद है, ऐसी फिल्म्स पसंद है जो रियल घटनाओं पर आधारित है, तो पर आधारित है। सो डू यू लाइक फिल्म्स ऑन रियल इवेंट्स सच एज वॉर्स। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट कंजंक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। वी फिनिश द वर्क डैश ही ट्राइड टू ऑब्स्ट्रक्ट एट एवरी स्टेप। तो देखिए दो विरोधाभास की चीजें हैं, ये कह रहे हैं कि हमने काम को पूरा किया पर हर एक स्टेप पर हमारे को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई। तो जब विरोधाभासी सेंटेंस होते हैं तो उसमें हम विरोधाभासी कंजंक्शन भरेंगे जो है ऑल्दो। तो क्या हुआ, वी फिनिश द वर्क ऑल्दो ही ट्राइड टू ऑब्स्ट्रक्ट अस एट एवरी स्टेप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब पूछनी, फ्रेजल वर्ब में जो कंबाइंड मीनिंग होती है वो इनकी अलग होती है। जैसे साहब ड्रॉप है, ड्रॉप मतलब बूंद हो गई या आना हो गया, इन मतलब में हो गया, तो बूंद में या आने में, इस तरह के सेंस बूंद में का सेंस नहीं बनेगा। तो इनकी जो कंबाइंड मीनिंग होती है और जो इनकी एक्चुअल मीनिंग होती है वो सेम हो जरूरी नहीं है, ये अपने को समझना है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू, यू कैन डैश ऑन मी एनी टाइम। तो कह रहा भाई मेरे को बहुत खुशी है आपसे मिलके और आप कभी भी मेरे घर आ सकते हो। तो मेरे घर आ सकते हो का जो सेंस है वो ड्रॉप इन बताता है कि यू कैन ऑलवेज ड्रॉप इन, ठीक है, ऑन मी एनी टाइम। सो ऑन मी का मतलब मेरे ऊपर गिर सकते हो, हमेशा नहीं। इसका मतलब है कि साहब आप मेरे घर कभी भी आ सकते हो। Choose the appropriate option that fills the given sentences correctly. Dash you have come to office, you may as well complete the backlog. तो साहब वो कह रहा है कि चूंकि आप ऑफिस आ ही चुके हो तो आपका जो पुराना काम है उसको पूरा क्यों नहीं कर लेते, ये सेंस है। तो चूंकि आप आ ही चुके हो, तो चूंकि आ ही चुके हो तो सिंस यू हैव कम टू ऑफिस यू मे एज वेल कंप्लीट द बैकलॉग, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। चूज द राइट टैग। पहले भी मैंने अपने आंसर्स इस तरह के सवालों में बताया कि साहब जब भी टैग के क्वेश्चन होते हैं तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव टैग आता है, ठीक है। तो यहां पर वॉजेंट है, ये नेगेटिव है, तो जब ये नेगेटिव है तो इसका टैग पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव टैग के लास्ट में प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो अब इधर मिलते हैं। ही वॉजेंट हियर यस्टरडे, ठीक है, तो वॉज है तो वॉज के साथ ही जाएगा टैग, तो वॉजेंट की जगह वॉज हो जाएगा और प्रोनाउन ही हो जाएगा, तो ही वॉजेंट हियर यस्टरडे और आपका टैग हो गया वॉज ही। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। फिर भी एंटोनियम पूछा यानी उल्टा पूछा, तो स्टिफ है, कोई चीज़ बहुत सारी स्टिफ है, स्टिफ मतलब कड़ी है, ठीक है, तो उसका उल्टा है नाजुक हो जाएगा। तो स्टिफ का उल्टा नाजुक, नाजुक मतलब टेंडर। चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनियम फॉर द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो हाईलाइटेड वर्ड यहाँ पर है इंसेसेंट। इंसेसेंट रेन्स इंडेटेड लो लाइंग एरियाज। इंसेसेंट बिना रुके लगातार ऐसी बारिश हो रही है कि जिसके कारण जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो निचले एरिया हैं, वो क्या हो गए, इंडेटेड हो गए हैं, यानी वहाँ पर पानी का भराव हो गया, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया। सो इंसेसेंट मतलब बिना रुके, ठीक है। अब बिना रुके का उल्टा हो जाएगा कभी कभार। कभी कभार क्या हो गया, ओकेशनल,
ठीक है, तो मैं पहले भी एग्जाम्पल्स में समझाता हूँ कि जब भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो जो ऑप्शंस बिल्ड किए जाते हैं, अगर एंटोनियम है तो ऑप्शंस इनके सिनोनियम से बिल्ड किया जाता है। तो देखिए इनसेसेंट का मतलब हुआ बिना रुके। आप देखिए अनइंटरप्टेड, सीजलेस, कंटिन्यूअल, ये सब बिना रुके का सेंस बता रहे हैं। तो अगर आप इनके क्वेश्चन बनाने के सेंस को समझें तो आपको उत्तर पाना काफ़ी आसान हो जाता है। आगे चलते हैं, कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। फिर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ तो ये दिख के आपको समझ आ रहा कि भाई ये डायरेक्ट है और जो आंसर है वो इनडायरेक्ट में होना है। तो डायरेक्ट है और इसका आंसर इनडायरेक्ट में होना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, आई सेड टू हिम गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू, ये क्वेश्चन है। सो आई सेड टू हिम गुड मॉर्निंग। अब जो आई सेड टू हिम गुड मॉर्निंग है, सो बेसिकली ये जो सेंस है ये विश का है, उसको विश किया गया है कि गुड मॉर्निंग। तो अगर आप इस चीज़ को समझें तो यह विश एक ही जगह किया गया, आई विश्ड हिम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही डिड। अब ऊपर आई टोल्ड हिम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही डिड, ये दोनों में कोई जो सेंस है, जो भाषा का सेंस है वहाँ फ़र्क है, क्योंकि ऊपर जो कहा गया है वो कहा गया है उसको विश करने के लिए, वो उसको बताने के लिए नहीं कहा गया, उसको विश करने के लिए कहा गया। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब से जो सेंस है उसका मैचिंग पार्ट बी है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द फ्रेजर वर्ब कट इन। ठीक है, तो साहब फ्रेजर वर्ब है और इसमें से कौन डिस्क्राइब करता कट इन। कट इन मतलब कुछ हो रहा उसके अंदर घुस जाओ, कट इन, ठीक है। सो टू मेक अ शार्प ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट समथिंग, ये भी उस सेंस में है, घुस जाओ। टू इंटरप्ट और इंट्रूड ऑन अ कॉन्वर्सेशन और एक्टिविटी, पर यहाँ पर इसका सेंस इससे है कि साहब कोई गतिविधि हो रही है और उसी में जब आप इंटरप्ट करते हो, घुस जाते हो उस कॉन्वर्सेशन या एक्टिविटी में, तो उसको कहते हैं कट इन। आगे बढ़ते हैं, इधर चलिए, इमीडिएट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू रिटर्न ऑल अनयूज्ड फंड्स टू द एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन। अब यहाँ पर इसको कहा गया कि साहब इसको आप पैसिव में या एक्टिव में, मतलब चेंज द वॉइस, जो भी इसकी वॉइस है उसको बदलिए। सो इसमें लिखा इमीडिएट स्टेप्स आर बीइंग टेकन, तो ये पैसिव हो गया। पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर टू बी आ जाए और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो पैसिव होता है, ठीक है। तो सब ये पैसिव हो गया, आर बीइंग टेकन। अब उसका जब एक्टिव होगा तो ट्रांसफर होगा, ये वाले इधर जाएंगे और ये वाले इधर आएंगे। तो इधर आने के लिए क्या आएगा, द एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन। तो सब द एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन सब में है। अब ये प्रेजेंट में है तो जो आंसर है वो भी प्रेजेंट में होगा। तो अगर आप इधर नीचे देखें तो ये नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि यह विल है जो कि फ्यूचर में है। बाकियों को हम देखते हैं, द एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर के हिसाब से बी में आते हैं, द एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन इज टेकिंग इमीडिएट स्टेप्स टू रिटर्न, ठीक है। सो ये जो सेंस है, चूंकि ये आईएनजी का सेंस है तो यहाँ भी आईएनजी का सेंस आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे मोस्ट मैचिंग सेंस बी बना रहा है, इसलिए आपका आंसर बी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो ये पहले से कह रहे साहब ये पैसिव है, आप दिख भी रहे हैं कि पैसिव है, ठीक है। इसका एक्टिव बनाना यानी पुलिस को आगे आना है, आगे पुलिस सब में आगे। आपको पता होना चाहिए कि पुलिस प्लूरल नाउन होता है। अगर आपको इस बात का अंदेशा है कि पुलिस प्लूरल नाउन है और यहाँ पर वॉज है, तो जब ये चेंज ओवर होगा तो वॉज वर में बदल जाएगा। तो अगर आप इस सेंस के साथ चलते हैं तो अगर आप पहले ऑप्शन को देखें तो द पुलिस वेर अरेस्टिंग द थीप, एक आसान सा उत्तर हो जाएगा। मैंने पहले भी आपको समझाया कि जब हम एक्टिव से पैसिव करते हैं तो टेंस नहीं बदलता, टेंस नहीं बदलता यानी ये उत्तर तो होगा नहीं, ये पास था। अब ये भी नहीं होगा क्योंकि ये वाज बीइंग है, वाज बीइंग है यानी आईएनजी का सेंस है। तो अगर आईएनजी का सेंस है तो टेंस का जो काल तो नहीं बदलता और उसका स्टेटस भी नहीं बदलता, फॉर्म भी नहीं बदलता। तो अगर ये आईएनजी है तो नीचे भी आईएनजी आएगा, तो यहाँ बीइंग है तो आईएनजी आएगा। तो बाकी जो दो ऑप्शन बच रहे हैं वहाँ भी आईएनजी नहीं, आईएनजी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है।
तो जब भी आप एक्टिव से पैसिव करें, आपको पैसिव में ध्यान रखना कि टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जब भी बीइंग आएगा तो बीइंग एक आईएनजी का सूचक है। तो आप अपने ऑप्शंस में देख लें, और जहां पर आपको इससे रिलेटेड बात समझ में आती है आईएनजी ए के सेक्शन में, तो आपको तुरंत वो आपका आंसर लगना चाहिए। तो देखिए ये 25 सवाल थे जो नेवी एसएसआर 2013 में पूछे गए थे, और हमने इनको डिस्कस किया और हमने आपको बताया कि आप कम से कम समय में किस तरह से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपको इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस और लर्निंग से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और एसके बुक्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।